गमे ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, बस ज़िंदगी ही तो महाल है। जहाँ मौत इतनी आसान थी वही जी लिया तो कमाल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत शाहकार माला। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माला एपिसोड 19 पार्ट 5। माहिर फरीद ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वो 11:10 बजा रही थी। उसने हाथ नीचे किया और बज़ाहिर पूरी तवज्जो से सामने देखा। एक सर्द और रोशन सुबह उनके आस पास फैली थी। कदमों तले तहद निगाह घास था। एक किले जैसी ऊंची इमारत सामने थी और बहुत से बारूदी मुलाजम काम करते अंदर बाहर आ जा रहे थे। वो खुली फिजा तले बिछी कुर्सियों पर बैठे थे। ज़ारा उसके साथ थी और वेन्यू मैनेजर सामने। दरमियान में मेज़ पर बहुत से सैंपल रखे थे। नैपकिन रिंग्स, फूलों की इकसाम, रिबन किस चीज़ के लिए थे। उसने सोचते हुए ज़ारा को देखा जो पुरजोश से हाथ हिलाते हुए मैनेजर को कुछ समझा रही थी। मैनेजर मुस्कुराते हुए सर हिला के सुन रही थी, चंद चीज़ें नोट भी करती जा रही थी। मैनेजर की आंखें लंबी थी, बादाम शक्ल की, गाल की हड्डी ऊंची और होंठ भरे भरे। माहिर ने बगौर उसके चेहरे को देखा, फिर वापस ज़ारा को। इन दोनों की शक्ल मिलती थी। उसने टाई की नोट हल्की से ढीली की, पहलू बदला, घड़ी देखी। ये रिबन किस चीज़ के लिए था? आपकी रंगों के हवाले से तरजीहात। मैनेजर अब माहिर को मुखातिब किए हुए था। वो जबरन मुस्कुराया और आबरू से ज़ारा की तरफ इशारा किया, फिर दाएं तरफ देखने लगा। ज़ारा ने एक सुलगती निगाह उस पर डाली और वापस मैनेजर की तरफ मुतवज्जा हुई। कल रात की लड़ाई के जख्म अभी बाकी थे। दाएं जानब से एक दूसरा इवेंट मैनेजर एक कपल के साथ चलता आ रहा था। घास पर कदम बढ़ाते हुए वो हाथों के इशारे से उनको कुछ समझा रहा था। माहिर की निगाह उस जोड़े की मुतवक्का दुल्हन पे जा टिकी। गाल की ऊंची हड्डी, बादामी आंखें, किसके लिए बनाई ऊंची पोनीटेल। उसकी शक्ल भी वैसी ही थी, ज़ारा जैसी, मैनेजर जैसी। वो खूबसूरत चेहरा अब बहुत आम हो चुका था, आम और सस्ता। उसने फिर से पहलू बदला। मुस्कुराहट अब मुकम्मल अनका हो चुकी थी। जैसे ही आप डिपॉजिट करवा देंगे मैं वेन्यू, उसने मैनेजर को कहते सुना। डिपॉजिट के लफ्ज़ पे वो एकदम सीधा हुआ। ज़ारा भी उसे देख रही थी, आंखों में इशारा किया। डिपॉजिट? मैं अभी डिपॉजिट नहीं जमा करवाऊंगा, पहले हम शादी की डेट डिस्कस करेंगे। ज़ारा के लब भींच गए। हम कल रात डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, कल रात हमने ये तय किया था कि हम 11 बजे यहाँ मिलेंगे। मैं आ गया हूँ, लेकिन डेट वही होगी जो हमने पहले तय की थी, जनवरी। ज़ारा ने मैनेजर को देखा जो दोनों को मैंने खेज नज़रों से देख रही थी और मुस्कुरा के आवाज़ को धीमा करके कहा, आप हमें एक्सक्यूज़ करेंगी? उसके उठ जाने के बाद वो उसकी तरफ घूमी, ज़ब्त से गहरे सांस लिए। वो इसी तरह पुरसकून टेक लगाए बैठा था। माहिर, वो बोली तो लहजा नरम था, मैं ये बाबा के लिए कर रही हूँ। मेरी पोजीशन समझो। तुम्हें इस वक्त उनके साथ होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल तकलीफ दे अमल होता है। तुम्हें शादी में मसरूफ़ होने की बजाय उनको वक्त देना चाहिए। वो लब भींचे उसे देखे गई। मैं तब तक डिपॉजिट नहीं जमा करवाऊंगा जब तक ये मेरा फ़ैसला नहीं होगा। तुम मुझे बचपन से जानती हो, तुम माहिर को किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वो संजीदा था। अगर तुम डिपॉजिट नहीं दोगे तो मैं दे दूंगी, फिर 14 दिन बाद तुम यहाँ अकेली खड़ी होगी। वो कोट का बटन बंद करके उठ खड़ा हो गया। घास पर चलती मुतवक्का दुल्हन करीब आ रही थी। वो किसी बात पे हंसते हुए अपने मंगेतर से कुछ कह रही थी। उसका साइड पोज बिल्कुल ज़ारा के जैसा था। माहिर ने फिर से टाई ढीली की। तुम क्या चाहते हो? ज़ारा ने बैठे बैठे गर्दन उठा के उसे देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं इस तरह जज्बाती फैसले नहीं कर सकता, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, तुम तारीख के बारे में सोच, मुझे उस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो पलक तक न झपक सकी। अगर मेरी हैसियत इस रिश्ते में सिर्फ चेक काटने वाले ट्रॉफी हस्बैंड की है तो मुझे वक्त चाहिए ज़ारा। वो एक शिकवा किना निगाह उस पर डाल के पलट गया। ज़ारा भीगी आंखों से उसे घास पे दूर जाते देखे गई।
सब कुछ उसके हाथ से निकला जा रहा था। कशमाला ने कलाई ऊंची उठाई। घड़ी 11:15 बजा रही थी। सामने मालिक फरीद बैठे थे, उसी कुर्सी पे, उसी घास पे, उसी कॉटेज के बागीचे में जिसके साथ समंदर का पानी ठाठे मारता हुआ टकरा रहा था। उस दिन की निस्बत मौसम बहुत सर्द था। वो भूरा कोट पहने हुए थी और हवा से बाल बार बार पीछे को उड़ रहे थे। सर पर टोपी थी जो उसके अपने साइज की थी और उस पर कोई पोम पोम नहीं लगा था। कल वाले वाकये में तुम्हारी गलती नहीं थी, वो उसी मैकेन की अंदाज में कह रहे थे। उन्होंने कोट के ऊपर शॉल भी ले रखी थी और सफ़ेद बाल ऊनी टोपी में छुपे थे। वो आजकल रात से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे और उस घर में आते हुए माला को लिविंग रूम में एक व्हील चेयर भी दिखाई दी थी। शायद उनके ज़ाती वकार ने अभी तक इस व्हील चेयर को इस्तेमाल करना गवारा नहीं किया था, लेकिन वो समझ सकती थी कि ये उनका मुस्तकबिल था। बियरबॉल कुछ ज़्यादा ही हसास है। ऊपर से वो जिस लड़की को उठा लाया है, मैं इस बारे में बात करने नहीं आई, वो तेज़ी से बोली। उसे अपनी बात ज़ारा के वापस आने से पहले मुकम्मल करनी थी। उससे बेहतर मौका उसको नहीं मिलेगा। अगर तुम ज़ियाद के बारे में, आप जादू पे यकीन रखते हैं? मालिक फरीद के चेहरे पर हल्की सी उकताहट उभरी। सर अफसोस से दाएं बाएं हिलाया। बिल्कुल भी नहीं। वो घर एक चट्टान पे बना था, बागीचे के दहाने पे खाई थी और नीचे समंदर की लहरें ज़ोरों शोर से चट्टान से टकरा रही थी। ऐसे में माला को अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। लेकिन जादू एक हकीकत, जादू कुछ नहीं होता सवाए एक स्कैम के। ये किसी की ज़िंदगी या किस्मत नहीं बदलता। माला की निगाह उनकी हथेली की पुश्त पे लगे कैनोला पे जा टिकी। और अगर तुम कहना चाहती हो कि मेरी बीमारी किसी जादू का नतीजा है तो अपने अल्फाज बचा के रखो, वो जैसे डांट के बोले थे। अलबत्ता कशमाला मुबीन के आबरू चौंकने वाले अंदाज में उठे। वो आगे को हुई। यानी आपको शक है कि आपकी बीमारी किसी जादू का नतीजा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माला ने सोचते हुए दाएं बाएं देखा। लाउंज की दीवार घिर खिड़की के अंदर खड़ा उमार गौर से इन दोनों को देख रहा था। उसको वहां देखता पा के उसने गर्दन मोड़ ली। माला वापस उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। यानी आपको अलामतें नज़र आई हैं? खून का गिरना, बुरे ख्वाब, कुछ तो दिखाई दिया है आपको मालिक साहिब? मालिक फरीद ने बेजारी से शाने उचकाए। मैं फिर भी जादू पे यकीन नहीं रखता। हर चीज़ की एक लॉजिकल वजह होती है। मेरी खिड़कियों पर आने वाले खून के कतरे किसी ज़ख्मी परिंदे के भी हो सकते हैं। यहाँ अक्सर परिंदे खिड़कियों से टकरा कर मर जाते हैं। बुरे ख्वाब और स्लिप पैरालिसिस के साथ होते हैं। अगर तुम मुझे जादू के बारे में कन्वेंस करने आई हो तो अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। आप जादू पे यकीन नहीं रखते, जादूगरों पे रखते हैं। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। ये एक पूरी इंडस्ट्री है स्कैमर्स की। वो पैसे लेकर जाहिर करते हैं कि वो किसी पे जादू कर रहे हैं। प्लेसेबो इफेक्ट, ये आखिरी लफ्ज़ अदा करके वो गर्दन मोड़ के दूर उफ्क को देखने लगे। वो जानती थी इस लफ्ज़ से उनका जहन किस तरफ गया है। उसका भी वही गया था, क्लिनिकल ट्रायल। क्या उनको लगने वाली दवा असली होगी या प्लेसेबो? क्या जिस ट्रायल से वो सब इतनी उम्मीदें लगाए हुए थे वहाँ उनको दवा की जगह पानी लगाया जाएगा? यानी आप ये मानते हैं कि जादूगर वजूद रखते हैं, जैसे कि आलियान, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। मालिक ने अब के जैसे बेजारी से उसे देखा। जाहिर है वो एक स्कैमर है और अपने क्लाइंट्स को धोखा देकर पैसे बटोर रहा है। शायद उसे लगता हो कि वो लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करने की ताकत रखता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी यकीन, ज़ारा आलियान की क्लाइंट है। मालिक फरीद के अल्फाज लबों में टूट गए। वो चंद लम्हे पलक झपके बिना उसको देखे गए, फिर टांग से टांग हटाई, कमर सीधी की, आंखें छोटी करके गौर से उसे देखा। क्या तुम मेरी बेटी ज़ारा की बात कर रही हो? आपकी बेटी की बात है, इसीलिए सिर्फ आपसे कर रही हूँ। समंदर की आवाज़ें और बगलों का शोर ख़त्म हो चुका था। पत्थरों ने जैसे चट्टानों से सर पटखना छोड़ दिया। सब दम साधे सुनने लगे। क्या कहना चाहती हो? उनकी आवाज़ हल्की थी। आलियान मुझसे उस रोज़ मिला, यानी वो नौजवान जिसने अपना नाम आलियान बताया और कहा कि मेरा बेटा उसके पास है। उसने मुझे ये भी कहा कि ज़ारा उसकी क्लाइंट है।
बहुत दफ़ा उसके पास आई है, उसको पैसे दिए हैं माहिर से शादी का जादू करवाने के लिए। आलियान का कहना था कि उसने माहिर के ऊपर जादू नहीं किया बल्कि आपको बीमार कर दिया ताकि माहिर जज्बाती तौर पर मजबूर होकर ज़ारा से शादी कर ले। वो बिल्कुल आम से अंदाज में कहे जा रही थी। उसने सारा रास्ता टैक्सी में इस तकरीर की मश्क की थी, लेकिन मालिक फरीद की आंखों में देखकर उनकी बेटी के बारे में ये कहना आसान नहीं था। दिल धक धक कर रहा था और हाथ सख्ती से बैग पर जमे थे। अगर उन्होंने उमार को हुक्म दिया कि वो उस लड़की को घर से निकाल दे तो वो इसके लिए तैयार थी। आलियान चाहता है कि मैं ये बात माहिर को बता दूं और उसके बदले में वो मेरे बेटे को वापस कर देगा। उसने मुझसे कोई तावान नहीं मांगा, सिर्फ ये अजीब सा मुतालबा रखा, तुमने माहिर को क्यों नहीं बताया? उनका चेहरा रोबोट जैसा था, बेतासुर। वो गौर से उसे देख रहे थे। माला को लगा वो उसे अंदर तक स्कैन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आलियान का मकसद नहीं मालूम। ऐसी बात माहिर को बताने का एक ही मकसद हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में शर पैदा करना, और मैं शर पैदा करने वाली नहीं हूँ। वो आंखें छोटी करके उसे देखे गए। अब वापस टेक लगा ली थी और टांग पर टांग जमा ली थी। क्या उन्हें उसकी बात का यकीन आया था? और मुझे नहीं मालूम ये बात सच है या झूठ। अगर झूठ है तो मैं माहिर और ज़ारा के दरमियान नहीं आना चाहती, और अगर सच है तो ये मेरा राज नहीं है। इसको खोलने की जिम्मेदारी भी मुझ पर नहीं है। मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं बहुत अक्लमंद नहीं हूँ मालिक साहिब। मैं हमेशा दुरुस्त फैसले नहीं करती। मैं इंसानों को पढ़ने में भी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। मैं बातें सच्ची और साफ करने की कायल हूँ। आपने खुद ही कहा था मैं बहादुर हूँ। वो गर्दन में झूलती फाख्ता को उंगलियों पे लपेट रही थी। और मैं इस राज का बोझ नहीं उठा सकती। मैं माहिर को बता के आलियान का मकसद भी पूरा नहीं कर सकती। ना मुझे उसके हाथों ब्लैकमेल होना है। वो इसी तरह आंखों की पुतलियां सकोड़े उसे देखे गए। उनके रोब, उनकी एक्सरे करती नज़रें और उनके खौफ के बावजूद वो गर्दन कड़ाए कह रही थी, मुझे नहीं मालूम मुझे इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आलियान ज़ारा के साथ कोई दुश्मनी निकालना चाहता है तो इसका हल भी सिर्फ आपके पास होगा। मैं उस राज को किसी अमानत की तरह आपके हवाले करने आई हूँ। हकीकत क्या है इसको जानना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं एक माँ हूँ। उसकी आंखें पानी से भरने लगी। मेरा बच्चा उस आदमी के पास है और वो बार बार मुझसे एक ही डिमांड कर रहा है। मैं अब थक गई हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। उसने उंगलियों की पुष्ट से आंखें रगड़ी, गीली सांस नाक के अंदर खींची। मेरी बातें आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगी, मगर आप जादू पे यकीन नहीं रखते, इसलिए आपको शायद अपनी बीमारी वाली बात से कोई फ़र्क ना पड़े। हो सकता है ये सब झूठ हो, आलियान ने ज़ारा को सिर्फ स्कैन किया हो, लेकिन एक चीज़ हकीकत है, उसने मेरे सामने ज़ारा को कॉल की थी, वीडियो कॉल, और मैंने उसका चेहरा देखा था। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ, उसके घुटनों से जान निकल चुकी थी। दिल जोर से धक धक कर रहा था। वो बैग पकड़े उठ खड़ी हुई। मालिक फरीद ने गर्दन उठा के उसे देखा। उनका रिपोर्ट जैसा चेहरा बेतासुर था। क्या वो शौक में थे या हैरत ज़दा थे? वो कभी उनका चेहरा पढ़ नहीं सकती थी। आई एम सॉरी, अगर इस बात से आपको दुख पहुंचा है तो इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं गलत मौके पे सच बोल देती हूँ हमेशा, और मेरा सच हमेशा दूसरों को तकलीफ़ देता है, लेकिन मैं खुद को नहीं बदल सकती। मेरा मानना अब भी यही है कि हर इंसान को उसके हिस्से का सच मालूम होना चाहिए। मैं चलती हूँ। उनकी तरफ देखे बिना वो तेज़ी से कदम उठाने लगी। घास गीली थी, जो गर्ज के किनारे गदले होने लगे। वो तेज़ी से घर के अंदर आई और जूतों समेत चलती राहदारी अबूर करके बाहर निकल गई। उमार ने गौर से उसको जाते देखा, फिर सीधा मालिक फरीद के पास आया। वो बिल्कुल खामोश बैठे थे, निगाहें बागीचे के सफ़ेद बाड़ पे जमी थी। वो चुपचाप उनके साथ खड़ा हो गया। वो खामोश रहे तो वो खनकारा। साथ मिस ज़ारा ने कहा था कि अगर ये लड़की दोबारा घर आए तो उन्हें इन्फॉर्म करूं। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम उसे नहीं बताओगे? उसने सर को जुम्बश दी। वो अभी तक बागीचे की बार को देख रहे थे, जहां एक बगला आ बैठा था। उसके पंजे बार बार फिसलते लगते, लेकिन वो बदवक्त नोकीली लकड़ी पे अपना तवाज़न बरकरार रखे हुए था। निगाहें मालिक फरीद की मेज़ पे रखे बिस्किट्स पे थी। तुमने 2 दफ़ा मुझे आगाह किया था कि ज़ारा कंपनी के फंड्स से हर महीने एक कतीर रकम निकाल रही है। उमार ने सर इस बात में हिलाया। यस सर, वो हमेशा कैश लेती हैं। और वो उस कैश का क्या करती हैं? ऑडिट में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो बैग्स खरीद रही हैं।
انہوں نے تمام رسیدیں اور بلز دکھا دیے تھے۔ کیا اس نے یہ رقم منگنے کے بعد نکالنی شروع کی تھی؟ نہیں، اس سے بھی کئی ماہ پہلے سے۔ میں آپ کو تمام تاریخیں… تم نے کسی آلیان کا نام سنا ہے؟ وہ اسی بگلے کو دیکھ رہے تھے۔ عمار چونکا، آبرو اکٹھے ہوئے۔ اس نے موبائل نکالا، چند بٹن دبائے۔ پچھلے سال زارا نے مجھے اس شخص کو ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ میں نے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بھی ہائر کیا، لیکن یہ نہیں ملا۔ یہ کوئی بچہ تھا جو کئی سال پہلے مر گیا تھا۔ اور ٹھیک ہے۔ مالک فرید نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک بگلے کو دیکھ رہے تھے جو توازن قائم کرتا ہوا بار سے گر گیا تھا، پھر گھاس پہ جلدی سے سنبھلا اور ڈرتے ڈرتے ان کی میز کے قریب آنے لگا۔ وہ لنگڑا کے چل رہا تھا۔ لائبریری کے ریکس خاموشی سے اپنے اندر بہت سی داستانیں سمیٹے کھڑے تھے۔ دائیں بائیں میزیں بچھی تھی، ٹیبل لیمپس جلے تھے اور بہت سے جھکے سر کتابوں میں غرق تھے۔ ایسی ہی ایک میز پہ حلال بیٹھی تھی۔ ایک کتاب کھولے، وہ انگلیاں صفحے پر لکیر در لکیر پھیرتی جا رہی تھی۔ آنکھیں میز پہ کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی۔ قریبی میز پہ اس کا گارڈ قدرے بیزار بیٹھا تھا، موبائل پہ کوئی گیم کھیلتے ہوئے۔ وہ گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کے حلال کو دیکھ لیتا، پھر واپس اسکرین پر جھک جاتا۔ دفتن گیم کی اسکرین پہ کال آنے لگی۔ نام دیکھ کر گارڈ اشتیاق سے مسکرایا۔ ایک نظر حلال کو دیکھا جو اپنی بریلی کتاب میں مصروف تھی۔ گارڈ چپ چاپ اٹھا اور ہینڈز فری کانوں میں ٹھونستا بیرونی دروازے کی طرف بھاگ گیا۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ انگلیوں سے پڑھتے ہوئے حلال ایک دم رکی، چونک کے سر اٹھایا، چہرہ دائیں بائیں کیا۔ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن محسوس کر سکتی تھی۔ کون؟ اس نے مدھم سا پکارا۔ کوئی اس کے ساتھ کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا تھا۔ اس کا سانس تھم گیا، انگلیاں رک گئی۔ تم سے ملنا کتنا مشکل ہے حلال۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہو کے بیٹھی۔ کیوں ملنے آئے ہو مجھ سے؟ حلال نے کتاب بند کر دی، ٹیک لگائے۔ اب وہ سامنے دیکھ رہی تھی، چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ کیونکہ تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے نگاہیں سامنے جمائے بیٹھی رہی۔ کیا تم بدر کے لیے میری مدد کرو گے؟ ہڈی والا نوجوان اس کی طرف جھکا، دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ حلال کے آبرو چونکنے والے انداز میں اٹھے۔ تم نے اسے کیوں اغوا کیا ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ نوجوان نے شانے اچکائے۔ یوں ہی؟ یوں ہی؟ اس کی آواز میں افسوس دار آیا۔ تم نے مالا کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ مجھے بس تمہاری توجہ چاہیے تھی۔ حلال، تم بدر کو واپس لینے کے لیے میری مدد کرو گی؟ حلال کے آبرو ڈھیلے ہو گئے، چہرہ اسی طرح اسپاٹ ہو گیا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور وہ بولتا جا رہا تھا۔ ہم دوست تھے، یاد ہے تمہیں؟ میں تمہیں ماں کی سزا سے بچایا کرتا تھا۔ تم تب بھی ضدی تھی، اب بھی ہو، لیکن میں ماں جیسا نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ مل کے کام کرو۔ ہفتے میں ایک دن صرف مجھے دے دیا کرو۔ تمہارا گفٹ، تمہاری صلاحیت ضائع جا رہی ہے، اسے درست جگہ استعمال ہونا چاہیے۔ حلال برف کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی، لب ایک دوسرے میں پیوست رہے۔ آلیان بغور اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو میں آج ہی بدر کو واپس کر دوں گا۔ غصہ، وہ آنکھیں دور کسی بک ریک پہ جمائے ہوئے تھی۔ تمہارے اندر غصہ بھرا ہے، انتقام۔ تم اندر سے فرسٹریٹڈ ہو، تم معاف نہیں کر سکتے، تمہیں بدلہ چاہیے۔ آلیان کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی، پھر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ بالآخر تم مجھے پڑھنے لگ گئی ہو۔ احتیاط سے داخلی سمت میں دیکھا، گارڈ ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ تمہارے اندر روشنی کم ہے اور اندھیرا زیادہ۔ وہ اندھیرا تمہیں نگل لے گا آلیان، اور رہا بدر تو وہ واپس آ جائے گا، ہم دونوں ساتھ بڑے ہوں گے۔ آلیان چند لمحے ضبط سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ جس روز زیاد نے تمہیں دھکا دیا تھا وہ میں تھا جو کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، وہ میں تھا جو تمہارے ساتھ ایمبولینس میں ہسپتال گیا تھا۔ کیا تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کرو گی؟ تم غلط دروازے پہ دستک دے رہے ہو۔ اس نے کتاب واپس کھول لی۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے ہڈی سر پہ درست کی اور ایک تیز نگاہ اس پہ ڈال کے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اندھیرے میں محسوس کر سکتی تھی اس کے ارد گرد بہت سی سرخ توانائی کم ہوئی ہے۔ اب ہر طرف سکون تھا، کسی خاموش جھیل جیسا۔ حلال کی انگلیاں ابھرے ہوئے لفظوں پہ سطر با سطر چلنے لگی۔ ساری رات سریار میں طوفانی بارش ہوتی رہی تھی، بجلی کڑکتی اور بادل گرجتے تو ساتھ کھڑکیاں دروازے بھی لرزتے۔ وہ صبح اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر نکلی تو مطلع صاف لیکن زمین گیلی تھی اور ہوا برفیلی۔ مالا کو لگ رہا تھا اس کی ٹوپی اور بھورا کوٹ سردی روکنے میں ناکام ہے۔ اسے
ज़्यादा गर्म कोट चाहिए था। वो सड़क अबूर करके साइड वॉक पे चलने लगे जिसके साथ बोसफोर्स बह रहा था। बहुत से लोग जॉगिंग या वॉक के लिए निकले हुए थे। पानी के किनारे रंग बिरंगी कश्तियाँ भी प्राउड डाले हुए थी। रात को उसे ये अपने टेरेस से नज़र आती थी और उनमें कमकमे जले होते थे। चंद कदम बाद वो एकदम ठहर गई। साइड वॉक पे नसब एक बेंच पे वो बैठा था, ट्राउजर्स और गरम स्पोर्ट्स जैकेट में मलबूस। वो सर झुकाए जोगर्स के तस्मे बंद कर रहा था। ये यकीनन उसकी सुबह की रन का टाइम था। वो उससे मिलने की तवक्को नहीं कर रही थी। उसके ऊपर दरवाज़ा बंद करने के बाद से उसकी माहिर से मुलाकात नहीं हुई थी और कल वो ऑफिस भी नहीं गई थी। अपार्टमेंट की राहदारी में निकलने से पहले भी झांक लेती कि वो आसपास तो नहीं है। इसलिए एक लम्हे के लिए तो समझ न आया कि क्या करे। जल्दी से एड़ियों पे वापस घूमे और उल्टे समत में चलने लगी ताकि माला। उफ! माला ने आंखें ज़ोर से मींची, फिर गहरी सांस लेकर उसकी जानिब पलटी। माहिर स्पॉट चेहरे से उसे देखा। वो उठ के उसकी तरफ आ रहा था। अब एक तरफ पानी था, दूसरी जानिब सड़क और सामने माहिर फरीद। माथे पे बिखरे बाल पसीने से गीले थे और रंगत भागने के बायस गुलाबी हो रही थी। तुम नाराज़ हो मुझसे? कशमाला ने 2 दफ़ा पलकें झपकाई। मैं नाराज़ हूँ? ज़ोर मैं पे डाला। तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। और कशमाला मुबीन ने जो 2 दिन से ये तय किया था कि अगर वो दिखाई दे गया तो उसके सामने वो खुद को मालिक फरीद की तरह रिपोर्ट चेहरे वाली बना लेगी। बस काम की बात करेगी और कोई गिला शिकवा मुंह से नहीं निकालेगी, जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उसके सारे इरादे भग से उड़े और पानी में जा मिले। मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ या तुम मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो? वो एकदम इतनी ऊंची आवाज़ में बोली कि साथ चलते एक बूढ़े आदमी ने गर्दन मोड़ के तादीबी नज़रों से उसे घूरा, मगर उसे परवाह नहीं थी। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। कभी तुम किसी दोस्त की तरह बन जाते हो और कभी बिल्कुल अजनबी। कितनी दफ़ा कहा है मैंने माहिर कि जब कोई बात हुआ करे तो बता दिया करो, कम्युनिकेट किया करो, लेकिन नहीं। उसने हाथ झाड़ने के अंदाज में हिले। ये तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम हमेशा बातें अधूरी छोड़ के चले जाते हो। वो लब भिंचे खामोशी से सुने गया। एक दिन तुम मेरे साथ मेरे बेटे की तलाश में निकलते हो, दूसरे दिन तुम यूं जाहिर करते हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो और मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ कि शायद मुझसे कुछ गलत हुआ है, मैंने किसी तरह तुम्हें ऑफेंड किया है। और इस सब में उसकी आंखें गुलाबी पानी से भरने लगी। इस सब में मेरा जहन मज़ीद स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं किस तनाव से गुजर रही हूँ? मेरा बेटा, उसने सीने पे उंगली से ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। कहाँ है? मैं नहीं जानती। इसी शहर में है, मेरे करीब, मगर मैं उसे देख नहीं सकती, मिल नहीं सकती, उसको किसी भी खतरे से बचा नहीं सकती। मेरी सुबह उसकी तस्वीर देखकर होती है, मेरी रात उसके लिए रो के गुजरती है। मैं थक गई हूँ गहरी सांसें लेकर, खुद को कंपोस्ट करके। इस सब में अगर तुम मेरे साथ इस तरह का रवैया रखोगे तो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल होंगी या आसान। माहिर की आंखों में बहुत सा मलाल उतरा। चंद लम्हे वो उसकी भीगी आंखों में देखता रहा। आई एम सॉरी। माला के तने आसाब ढीले पड़ते गए। वो बहुत सा गुस्सा जो इतने दिन से अंदर लावे की तरह उबल रहा था धीरे धीरे नीचे बैठता रहा। तुम मेरे साथ एक दफ़ा फिर कर रहे हो जो हमेशा करते थे, हालांकि हमने तय किया था नो फिल्टर नो जजमेंट। तुमने भी फिल्टर लगाया है माला। उसकी आंखों और अल्फाज दोनों में शिकायत थी। वो चौंक गई, पलकें गीली थी, मगर उसने उन्हें रगड़ने के लिए हाथ नहीं उठाए। इस आलियान नामी लड़के ने तुम्हें कुछ और भी कहा था जो तुमने मुझे नहीं बताया। उसका सांस थम गया। मैंने बहुत सोचा कि वो तुमसे क्यों मिला। अगवाकार हमेशा तावान मांगता है। फिर मुझे तुम्हारा चेहरा याद आया। तुम झूठ बोलने में अच्छी नहीं हो। उसने कुछ ऐसा कहा था जो तुम बता नहीं सकती थी, इसलिए तुमने मुझसे छुपा लिया था। क्या? मैं नहीं जानता, और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पे पढ़ भी नहीं सकता। कशमाला के होंठों पे जख्मी मुस्कुराहट उभरी। तो तुम कहते थे तुम हर एक को पढ़ सकते हो, तुम्हें नहीं पढ़ सकता। तुम मेरा ब्लाइंड स्पॉट हो माला। वक्त थम गया, सारी कायनात रुक गई, समंदर का पानी भी, बगलों के पर भी, और सड़क पर गुजरता ट्रैफिक भी। वो उसे देखती रह गई। अपनी बात कह के माहिर ने चेहरा मोड़ लिया। अब वो उस सड़क को देख रहा था जिसके पार इमारत में इन दोनों के अपार्टमेंट्स थे। यहाँ हुआ था मेरा एक्सीडेंट। माहिर ने बाजू लंबा करके सड़क की तरफ इशारा किया। तुम्हारी और ज़ियाद की शादी से पहले, एन इसी जगह पे ज़ियाद के भेजे आदमी ने मुझे टक्कर मारी थी।
तब मैं तुम्हें मैसेज कर रहा था। वो अभी तक उसे देख रही थी, मलाल से, बेयकीनी से। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता था? क्या लिख रहे थे तुम मुझे? वो ज़ख्मी सा हंसा। वो अब भी उसे नहीं देख रहा था। यही कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। उसे देख के रह गई, आंखों में फिर से पानी भरने लगा। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता था? फिर माहिर ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। वो आगे बढ़ा तो वो अपनी एड़ियों पे घूमे। तुम कहीं नहीं जा रहे माहिर फरीद? उसने ज़ोर से पुकारा। आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। वो वापस उसकी तरफ पलटा। तुम मुझसे बात किए बगैर ऐसे नहीं जा सकते। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, दुकान से, शिकस्त से, फिर सर को खम दिया। एक शर्त पे। क्या? तुम मुझे बात करने के साथ नाश्ता भी करने दोगी? वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। वो भी कॉफ़ी की तलाश में ही बाहर निकली थी। माहिर शायद कहीं और से कॉफ़ी लेता था, क्योंकि जिस करीबी कॉफ़ी शॉप में वो उसे ले आई उसके चेहरे से लगता था वो उसको पसंद नहीं आई थी। अलबत्ता उसने तबसरा नहीं किया। शॉप अंदर से गर्म थी, हीटर तेज़ चल रहे थे और रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की महक सारे में फैली थी। और तुम्हारे लिए? अपना ऑर्डर बारिस्ता को बताने के बाद माहिर ने उसे देखा। वो दोनों साथ साथ काउंटर पे खड़े थे। वो सीने पे बाजू लपेटे खड़ी अपनी कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगी। माहिर के साथ अब वो अपने पैसे मैं खुद दूंगी वाली बहस नहीं किया करती थी। माला ने शोकेस में सजे डोनट पर उंगली रखी तो माहिर ने अफसोस से देखा और फिर डोनट को। लेकिन जब ऑर्डर दिया तो 2 डोनट्स का दिया। कशमाला मुबीन ने इस्तजाब से आबरू उठाए। तुम भी खाओगे? तुम तो नान खताई और कुकीज़ दोनों अधूरे छोड़ देते हो। वो सोगवारियत से मुस्कुरा दिया। बहुत कुछ याद आया था, खाऊंगा, और अपना ऑर्डर दोहराने लगा। बारिस्ता ने मुस्कुरा के ऑर्डर पंच किया। टेबलेट की स्क्रीन पे जिसका रुख इन दोनों की तरफ था उस पर रकम उबड़ी, 535 लीरा। माहिर फरीद उसकी तरफ मुड़ा। तुम पैसे दोगे? कशमाला ने एक लम्हे के लिए नासमझी से उसे देखा। वॉयलेट घर भूल गया हूँ, वापस कर दूंगा। वो संजीदा था। ऑफ कोर्स। वो जल्दी से समझी। कोट की जेब से वॉयलेट निकाला, जिप खोली और चंद नोट बारिस्ता को पकड़ाए। मैं अपार्टमेंट में जाते ही वापस कर दूंगा। कम ऑन माहिर, अब मैं तुमसे 500 लीरा वापस लूँगी। वो हंस दी। कितनी ही दफ़ा माहिर ने हर चीज़ का बिल पे किया था। एक दफ़ा उसने कर दिया तो क्या हो गया? मुझे बातें क्लियर पसंद है माहिर, साफ और शफाफ। वो दोनों अब आमने सामने एक मेज़ के गिर्द बैठे थे। कॉफ़ी कप्स और डोनट्स दरमियान में रखे थे। माहिर का डोनट अभी तक भूरे पैकेट में था। इस शॉप में बहुत सी चीज़ें भूरे रंग की थी, जामनी कुछ भी ना था। मैं तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, मैं अपने कुछ मसलों से गुजर रहा था। कप दोनों हाथों में पकड़े माहिर की गर्दन झुकी थी। तुम 100 चीज़ों से गुजरो, लेकिन उसकी सज़ा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई हूँ, वो कह रही थी और वो गर्दन मोड़े इतराफ में देख रहा था। छत से लटकते बल्ब, दीवारों का इंटीरियर। तुम्हारा ख्वाब था बेकरी बनाना और मेरे एक दस्तखत से वो ख्वाब छिन गया। वो बहुत पुरानी बात कर रहा था। शायद उसे नान खताई से याद आया था, शायद उसे कभी भूला ही नहीं था। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। जानता हूँ, मैंने बिना देखे ओशन की डील पे साइन किए थे और मेरी कंपनी इस डील का हिस्सा बन गई थी, जिसके तहत तुम्हारा रेस्टोरेंट बिका था और तुम जॉबलेस हो गई थी। मैंने गौर ही नहीं किया। इन दिनों में बहुत सी चीज़ों पे गौर नहीं करता था, क्योंकि मेरा जहन हर वक्त हलाल की तलाश पे लगा रहता था, जैसे अब तुम्हारा जहन। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया, फिर उसकी तरफ देखा। तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो माहिर? वो बेबसी और मलाल से उसे देख रही थी। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो उन्हें सोगवार नज़रों से देखे गया। मुझे तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। तुम एक दूसरी औरत से शादी करने जा रहे हो, वो भी 2 हफ्ते बाद। माहिर ने तसी के लिए होंठ खोले, फिर सर झटक दिया। जानता हूँ, मगर मैंने तुम्हें कहा था माला, जिस लम्हे तुम मेरे ऑफिस में आई थी, कि अब हर चीज़ पेचीदा हो जाएगी। क्या इसमें मेरा कसूर है? माहिर ने सोगवार मुस्कुराहट से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मेरा कसूर है। मैं तुमसे कभी मूव ऑन नहीं कर सका। उसने खुद को कहते सुना। मुझे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मैं ये आंख मचोली नहीं खेल सकता। मैं ज़ारा को भी हर्ट कर रहा हूँ। ये उसके साथ ज़्यादती है। मैंने तुम्हें अवॉइड करके भी देख लिया, मगर मैं क्या करूँ माला? उसे लगा माहिर की आंखों में पानी चमका है। इट इज़ व्हाट इट इज़। उसने जैसे बेबसी से कंधे उचकाए। वो भीगी आंखों से उसे देखे गई।
मैंने कोशिश की है अपना ध्यान बटाने की, मालिक के बारे में सोचने की। अब अगर मेरा दम घुटने लगा है, मैं थक गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कभी माला जैसी लड़की से मिला ही नहीं ज़िंदगी में। मेरे इर्द गिर्द मौजूद लड़कियाँ वो सब एक जैसी हैं। अब उनकी शक्लें भी मिलने लगी हैं। तलखी से हंस के सर झटका। मुझे मालूम था यही होगा। जब तुम मेरे ऑफिस में दाखिल हुई थी, मुझे मालूम था यही होगा। वो इसी तरह उसे देख रही थी। माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते माला, लेकिन नहीं मिले। ओके। उसने कॉफ़ी कप नीचे रखा और जब बोली तो आवाज़ नरम मगर दो टोक थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पेचीदगियाँ पैदा करने नहीं आई माहिर। मेरे लिए यहाँ आना आसान नहीं था। तुम्हें मेरी पोजीशन को भी समझना होगा। मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, हमारे रास्ते अलग हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो तुम्हारी ज़िंदगी को पेचीदा करे। मैं जानता हूँ अगर तुम भूल जाते हो, इसलिए आज फिर से सुनो। मेरा एक बेटा है, मेरी एक ज़िंदगी है वैनकूवर में। वहाँ मेरा घर है। मैं यहाँ एक मुसाफिर हूँ। अपने बेटे को लेकर चली जाऊँगी। शायद उसके बाद हम ज़िंदगी में कभी ना मिलें। शायद मिलें तो किसी अजनबी की तरह, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हैं। माहिर ने दुकान से सर हिला दिया। यास्मीन या चंगेज़, ये बात कहते तो इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी उसके अल्फाज से हुई थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ से किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। तुम्हारी ज़िंदगी में ज़ारा हो या ना हो, माला की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त एक शदीद ट्रॉमा से गुज़र रही हूँ। मेरे अंदर किसी नई चीज़ के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए मैं जितना वक्त यहाँ हूँ, तुम मेरे साथ आंख मचोली मत खेलो। जब ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर भाग क्यों रहे हो? तुम मुझे एक दोस्त की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ताकि अगर तुम्हें कुछ परेशान करे तो तुम मुझे कह सको और मैं इस बात को क्लियर कर सकूं। वो रुकी, फिर गहरी सांस ली। जैसे आलियान वाली बात, वहाँ उसने मुझे कुछ और भी बताया था। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन वो मेरा राज नहीं था। उसका ताल्लुक मालिक साहिब की बीमारी से था। मालिक की बीमारी उसके किसी जादू का नतीजा है। कहा ना, वो मेरा राज नहीं था। सच था या झूठ, मैंने उस राज को मालिक साहिब के हवाले कर दिया है। मैं अब भी तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस तरह मैं एक मुश्किल पोजीशन में आ जाऊंगी। क्या तुम मुझे मुश्किल में डालना चाहोगे? वो चंद लम्हे सोचती निगाहों से उसे देखे गया। नहीं, फिर रुक के इजाफा किया। मैं मालिक से पूछ लूँगा। ये तुम्हारा और उनका मामला है। मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। उसने एक थकी हुई सांस खारिज की। आलियान चाहता था मैं वो राज दुनिया के सामने आश्कार कर दूँ। उसके बदले में वो बदर को छोड़ देगा। वो बुरी तरह चौंका। फिर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इतने तगो दो से अगवा किए बच्चे को कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? नहीं, वो ऐसे उसे नहीं छोड़ेगा। वो बफ कर रहा था, यकीनन। जानती हूँ। वो बहुत देर बाद मुस्कुराई, ऐसे कि आंखें भीगी हुई थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। अब मुझे वाकई ऑफिस के लिए तैयार होना है। तुम्हारे 535 लीरा उधार हैं, वापस कर दूंगा। वो बेख्तियार हंस दी। अगर तुम मुझे मेरे 535 लीरा वापस नहीं करोगे तो मैं गरीब हो जाऊंगी। वो भी हंस दिया। वो हल्का फुल्का हो गया था। एक वज़न था जो कंधों से उतर गया था। माला वही बैठी रही और माहिर वापस अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ गया। कॉफ़ी का डिस्पोजेबल कप और भूरे पेपर में लिपटा डोनट वो साथ लाया था। जूते उतार के लिविंग रूम तक आया ही था कि ठिठक के रुका। सुजैन उसकी जानिब पुश्त किए चूल्हे के साथ खड़ी नाश्ता बना रही थी। माहिर ने पैर से डस्टबिन का लीवर दबाया, ढक्कन खोला। उसने कॉफ़ी कप समेत डाल दी। ढक्कन बंद हुआ। ठक की आवाज़ पे सूजी पलटी। उसे देख के मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। वो जवाब दिए बिना आगे आया। फैजी खानम पेंट्री में खड़ी फल निकाल रही थी। उसने डोनट का लिफाफा उनके सामने किया। खा लीजिएगा, और फिर फ्रिज की जानिब भर गया। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, आपके लिए बनाऊँ? सूजी ने बहुत उम्मीद से पुकारा। माहिर ने पलट के उसे देखा, फिर अपने हाथों को, फिर वापस उसे, और फिर फ्रिज की तरफ मुड़ गया। सूजी के चेहरे की जोत बुझ सी गई। अलबत्ता उसने दोबारा कोशिश की। मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। मेरे पास 3 कॉफ़ी मशीन्स हैं। रुखाई से कह के फ्रिज से चंद सब्ज़ चीज़ें निकाल के काउंटर तक आया। सूजी घूम के उसके सामने आई। अब इन दोनों के दरमियान किचन आइलैंड की स्याह ग्रेनाइट टॉप के सिवा कुछ ना था। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मुझे कबूल कर लेंगे? माहिर ने बेजारी से चेहरा उठाया। सीरियसली? इस वक्त घड़ी की तरफ इशारा किया, फिर अपनी सब्जियों और फलों को देखा। मैं ऐसा क्या करूं जो आप मेरे ऊपर एतबार करने लग जाएं? मैं अपनी सफाई दे देकर थक चुकी हूँ। मैं बियरबोल की ज़िंदगी में किसी एजेंडे के तहत नहीं आई।
ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی ہے، مانا کہ غلطی ہوئی، آپ کو بتانا چاہیے تھا، اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، نہیں لے سکے۔ اسپور آف دا مومنٹ تھا، بس جو دل نے چاہا وہ کر ڈالا، مگر تب بھی مجھے آپ کی فکر تھی، اس لیے پرینپ سائن کر لیا، کیا کہیں آپ کو اعتراض نہ ہو۔ کیا میں آپ کو ایسی عورت لگتی ہوں جس کو روپے پیسے کی کمی ہے؟ ماہر سر جھکائے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتا جا رہا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ بیئر پول کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، نہ مجھے مردوں کی، لیکن وہ پہلا آدمی ہے جس نے مجھے عزت دی، مجھے احساس دلایا کہ آج کے دور میں بھی مردوں میں چپلری باقی ہے، اونر باقی ہے، اس کے ساتھ زندگی خوبصورت لگتی ہے، کم از کم میں اسے کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، مگر آپ شاید کبھی میرا یقین نہیں کریں گے۔ وہ بلینڈر کے جگ میں اپنی بوائلڈ سبزیاں ڈال رہا تھا۔ سوزی کی آنکھیں بھیگتی گئی۔ کس نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا ہے جو محبت سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا ہے اور آپ کو ہر عورت گولڈ ڈگر لگتی ہے؟ ماہر کے ہاتھ بلینڈر پر رکے، ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی، پھر واپس بلینڈر کا بٹن دبایا۔ زو کی آواز سوزی کی آواز میں پہ غالب آ گئی۔ جب شور تھما تو اس نے سنا، وہ کہہ رہی تھی، میں ایسا کیا کروں جو آپ مجھے دل سے قبول کر لیں؟ صرف ایک کام۔ سوزی سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ جب میں کچن میں آیا کروں تو تم مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو۔ سوزی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرا اور گال پہ پھسل گیا۔ اس نے سر ہلا دیا، دھیرے سے ناشتے کا ٹرے اٹھایا اور چپ چاپ پلٹ گئی۔ ماہر اپنی سمودی گلاس میں ڈال کے پلٹا تو دیکھا فیضی خانم بہت افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا شوہر اندر بیٹھا سن رہا ہے، اس لیے وہ اداکاری کر رہی تھی، تلخی سے کہتے ہوئے سٹول کھینچا اور کاؤنٹر پر مگ رکھا، پھر بیٹھنے سے پہلے ٹراؤزر کی جیب میں موجود چیزیں نکال کے کاؤنٹر پہ رکھی، موبائل اور وائلٹ جس کے اندر سے نوٹ اور کارڈز جھلک رہے تھے۔ رات کی سپہر، سمندر کی لہروں کا شور لکڑی سے بنے گھر کے اندر تک سنائی دیتا تھا۔ عبد المالک فرید کا کمرہ سیاہ سفید رنگوں سے سجا تھا۔ لکڑی کے فرش پر کھڑکی کے ساتھ آرام کرسی پر شال لپیٹے بیٹھے وہ گمسم سے شیشے کے باہر دیکھ رہے تھے۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی، جیسے کسی کی منتظر ہو۔ دفتر دروازہ کھلا، ٹھک 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 ہیل کی آواز آئی۔ مالک فرید نے تب تک گردن نہیں موڑی جب تک کہ وہ سامنے آ کر بیٹھ نہ گئی۔ کیا ہوا بابا، آپ نے اتنی عجلت میں بلوا لیا؟ اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ مالک فرید نے گردن موڑی۔ چند لمحے اس کو دیکھتے رہے۔ زارا کی شکل ان کی ماں کے جیسی تھی، یا شاید ان کی بیوی کے جیسی، یا شاید آج کل کی بہت سی لڑکیوں کے جیسی۔ انہوں نے اسے بہت دفعہ ٹوکا تھا کہ ایک کے بعد ایک پروسیجر نہ کروائے، لیکن اس کے ہر نئے پروسیجر کے بعد اس کی دوستیں اس کو کہتی کہ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہے، اور وہ چند ماہ بعد پھر سے سرجن کی چھڑی تلے لیٹ جاتی۔ انہوں نے ایک دفعہ اس سے بحث کی تھی کہ کیا ہے جو وہ ان سرجنز اور پروسیجرز میں ڈھونڈتی ہے، اور اس نے کہا تھا جیسے آپ اپنی توانائی اور پیسہ فرید ہولڈنگ میں صرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ریئل اسٹیٹ میں کامیابیاں حاصل کرنا پسند ہیں، ویسے ہی مجھے وہ خوبصورت چہرے اور جسم پسند ہیں جو میں میگزینز میں دیکھتی آئی ہوں۔ آپ جائیدادیں خریدتے ہیں اور میں جسم، لیکن آج اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتے تھے، بس اپنی بیمار آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے رہے۔ اس کے لمبے بالدار بال کندھوں پر بکھرے تھے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، یا شاید تشویش سے، لیکن باوجود کوشش کے وہ آبرو اکٹھے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بوٹوکس کی وجہ سے ماتھے اور آبرو کے درمیان لکیریں نہیں پڑتی تھی۔ سو یہ بتانا مشکل تھا وہ فکر مند ہے یا پریشان۔ کیا ہوا بابا؟ اس مسئلے کا نتیجہ 2 صورتوں میں نکلے گا۔ کون سا مسئلہ؟ مسئلہ تم جانتی ہو، صورتیں بھی سن لو، وہ بولے تو ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی اور آنکھوں میں گلیشیئرز۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ پہلی صورت، ایسے راز کبھی نہیں چھپتے، اور کیونکہ مالا کا بیٹا اس کے پاس ہے اور ماہر کبھی نہ کبھی اسے ڈھونڈ لے گا تو آج یا کل وہ جان ہی لے گا کہ تم اس اسکیمر کی کلائنٹ تھی۔ بوٹوکس کے باوجود زارینہ کے چہرے پہ شوق زدہ ہونے کا تاثر اتنا شدید تھا کہ چند لمحے وہ پلک نہ جھپک سکی۔ اگر ماہر کو یہ بات شادی کے بعد معلوم ہوئی تو وہ ایک سانس میں تمہیں طلاق دے ڈالے گا، اور پھر وہ ساری عمر تمہاری شکل نہیں دیکھے گا۔ بیئر بول بھی وہی کرے گا جو وہ کہے گا۔ تمہاری بہنیں ماہر اور بیئر بول میرے بعد تمہاری واحد فیملی ہیں۔ بہنیں معاف کر دیں گی، وہ دونوں نہیں کریں گے، اور تم اپنی فیملی سے محروم ہو جاؤ گی۔ زارینہ کی آنکھیں گیلی ہونے لگی، ہونٹ کپ کپائے۔ کس نے کہا ہے آپ کو یہ؟ مالک فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ وہ آج بھی اتنے باروب تھے کہ زارا کی زبان سرد ہو گئی۔ دوسری صورت،
तुम माहिर को ये अंगूठी वापस कर दो और अपने रास्ते अलग कर लो। कल को अगर उसे मालूम हो गया और उसे मालूम हो जाएगा तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा और बतौर फैमिली हमेशा तुम्हारी सपोर्ट बना रहेगा। वो उसी मशीनी अंदाज में कह रहे थे। निगाह ज़ारा से एक लम्हे के लिए भी नहीं हट रही थी। बाबा, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, हाथ कांप रहे थे। ये ख्याल कि मेरे बाद तुम तलाक याफ्ता हो जाओ और सब तुम्हें छोड़ दें, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी सूरत ज़्यादा बेहतर है, इसमें तुम्हारा दिल टूटेगा लेकिन फैमिली नहीं छूटेगी। फैमिली इंसान का पर्दा रख लेती है। कल को तुम जहाँ भी शादी करोगी तुम्हारी फैमिली तुम्हारी सपोर्ट बनेगी। इसलिए वो आई थी क्या? उसने कहा ना ये सब। उन्होंने उंगली से उसकी अंगूठी की जानिब इशारा किया। मेरे लिए तुम्हारे दिल का टूट जाना इतना बड़ा सानहा नहीं होगा जितना तुम्हारा अकेला रह जाना। बाबा, वो एकदम घुटनों के बल उनके कदमों में गिर गई। उनके बुरे हाथ अपने हाथों में लिए। वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भीगा चेहरा उठाए टूटे फूटे लफ्ज़ बोल रही थी। क्योंकि तुमने उस जादूगर को देने के लिए पैसे कंपनी से लिए हैं, इसलिए जल्द या बदेर इन पैसों का हिसाब माहिर तक पहुंच जाएगा। पैसों के मामले में वो किसी को नरमी नहीं दिखाता। तुम जितना छुपा लो ये बात खुल जाएगी ज़ारा, इसलिए कल तुम उसके पास जाओगी। बाबा नहीं, वो रोते हुए सर दाएं बाएं हिला रही थी। उनके हाथ इसी तरह पकड़ रखे थे। और तुम उसको अंगूठी वापस करोगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी, हमारी शादी होने वाली है। वो बच्चों की तरह बिलक रही थी। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए। फिर मैं माहिर के पास जाऊंगा और उसको बता दूंगा कि तुम आलियान की क्लाइंट थी और मैं तुम्हारी तरफ से उससे माफ़ी मांगूंगा और मंगनी खुद तोड़ देगा, लेकिन वो मेरी वजह से तुम्हें माफ़ कर देगा और ये वो सूरत है जो मुझे काबिल कबूल है। तुम्हारी फैमिली बची रहेगी। ज़ारा के हाथ नीचे गिर गए। बेयकीनी से उन्हें देखे गई। आप कैसे बाप हैं? आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े? क्या ज़िंदगी में एक दफ़ा आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते? मुझे इस वक्त तुमसे फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं चाहिए। ज़ारीना फरीद, वो इतनी ज़ोर से गराए कि उसके आंसू थम गए। तुम कल उससे नहीं मिली तो मैं उसे खुद सब बताऊंगा। तुम मुझे जानती हो, मैं अपनी बात से नहीं फिरता। उनका चेहरा स्पॉट था, सख्त बर्फ़ के जैसा। उस पर रहम की कोई लकीर ना थी। ज़ारा ने गीली सांस नाक से अंदर खींची, नफ़ी में सर हिलाया। उसका नाक गुलाबी हो रहा था। फिर वो खड़ी हुई। मैं माहिर से दस्तबरदार नहीं होंगी। वो दरवाजे तक गई। माली फरीद की आवाज़ सुनाई। क्या मेरी बीमारी इस जादू का नतीजा है? ज़ारा का हाथ हैंडल पर जम गया। सारा वजूद पत्थर हो गया। वो पलट सकी ना आगे बढ़ सकी। उसे जैसे किसी ने उल्टी छुरी से ज़िबा कर दिया था। वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बद वक्त पलटी। टूटे फूटे अल्फाज से अपनी वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं देख रहे थे। वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। उनका चेहरा वैसा सख्त ना था, बल्कि उनकी आंखों के किनारे भीगे हुए थे। उसने कभी मालिक फरीद की पलकों को भीगे हुए नहीं देखा था। दादी की मौत पे भी नहीं, माँ की मौत पे भी नहीं, अपनी बीमारी के दौरान भी नहीं। हर दफ़ा जब वो उनके सामने आकर माहिर के लिए रोई थी तब भी नहीं। ज़ारा को मालूम था उसे क्या करना है। कैफ की छत पर बने कैफेटेरिया की लिफ्ट के सामने खड़ी कशमाला मुबीन बार बार घड़ी देख रही थी। कब से लिफ्ट का बटन दबाया था वो ऊपर ही नहीं आ रही थी। लंच ब्रेक के दौरान वर्कर्स ऊपर नीचे आते रहते थे, जिसके बायस लिफ्ट मसरूफ़ हो जाती थी। माहिर को इस इमारत में एक दूसरे लिफ्ट भी लगवानी चाहिए, उसने कहते हुए सोचा। फिर याद आया कि ये तो किराए की इमारत थी। दरवाजे खुले तो देखा माहिर लिफ्ट में था। साथ दो अफराद थे जिनसे बात करते हुए वो बाहर निकल रहा था। उसे देख के हल्का सा मुस्कुराया और बिना आवाज़ के होंठ हिलाए। 535 लीरा। माला मुस्कुराहट दबाए लिफ्ट में चली गई। अच्छा मजाक था। उसकी मुस्कुराहट आर्जी थी क्योंकि अपने मतलूबा फ्लोर पे उतरने से पहले ही मोबाइल बजने लगा था। स्क्रीन पे आता नंबर गैर शनासा था। उसने तेज़ी से फ़ोन कान से लगाया। वो उस नौजवान जादूगर की तबीयत दुरुस्त? कैसी हो कशमाला? ज़िया सुल्तान की आवाज़ ने उसे मुंजमद किया। लिफ्ट के धाती दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन वो बाहर ना निकल सकी। दरवाजे दोबारा बंद होने लगे तो उसने चौखट पे हाथ रखा। दरवाजे घबरा के रुक गए। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बस बदर के बारे में पूछना था। कुछ मालूम हुआ? वो दरवाज़ों को रोके वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पैदा करने नहीं आया। हम अपने बेटे को ढूंढ लें, उसके बाद तुम कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। मुझे अंदाज़ा है कि यह सब किसने किया है और मैं बहुत जल्द। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो ज़ियाद? ज़िया सुल्तान को इस फिक्रे की तवक्को ना थी। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल ना सका।
तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ में ज़ख्मीपन था। एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ आ जाओ 40 मिनट तक, कतियत से कह के उसने फ़ोन नीचे किया और फिर अपनी चीज़ें समेटने लगी। उसने नहीं देखा कि लिफ्ट दोबारा खुली है और माहिर फरीद बाहर निकला है। उसके चेहरे पे संजीदगी थी और कदरे जंजलाहट भी। वो कॉल पे ड्राइवर को कार तैयार करने का कहते हुए ऑफिस की तरफ जा रहा था। ये ज़ारा का पसंदीदा रेस्टोरेंट था। टेरेस में बिछे लंबे सोफे और रंग बिरंगे कुशन्स, रेलिंग से दूर तक फैला शहर, बोसफोर्स का पानी और उड़ते हुए बगले दिखाई देते थे। ऐसे ही एक सोफे पे जारीना बैठी थी। बाजू सोफे की पुश्त पे फैलाए वो दूर दिखाई देते सुर्ख पुल को देख रही थी, जिसके नीचे से 3 कश्तियां एक साथ गुजर रही थी। इस शहर में ऐसे पुल एक से ज्यादा थे, लेकिन सारे एक जैसे लगते थे। माहिर दूर से उसे देखकर ठिठका। बहुत अरसे बाद उसने ज़ारा को धुले धुलाए चेहरे के साथ देखा था। ढीला ढाला स्वेटर और टाइट्स पहने वो बाल कैचर में बांधे पानी को देख रही थी। खतरे का सुर्ख अलार्म उसके जहन में जलने बुझने लगा। वो तशवीश से उसके देखते हुए करीब आया। सब ठीक है ज़ारा, तुमने इतनी जल्दी में बुलाया? ज़ारा ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें मतवरम थी और नाक सुर्ख, शायद वो रोती रही थी। माहिर का सांस रुक गया। मालिक ठीक है? उसका पहला ध्यान उसी तरफ गया। ज़ारा मुस्कुराई, आंखों में नमी थी। उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर खैरियत? वो कुर्सी खींच के सामने बैठा, गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे कुछ बात करनी थी। दोपहर में, वो भी पब्लिक प्लेस पे? हम शाम को आराम से घर पे। जिंदगी में एक दफ़ा तुम अपना वर्क डे मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो माहिर बे। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। माहिर ने दोनों हाथ उठा दिए। तमाम, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। टेक लगा ली, टांग पे टांग जमा के बैठा और आंखें छोटी किए बगौर उसे देखने लगा। कुछ था उसके अंदाज में, कुछ अजीब सा। मैं चाहती हूँ आज तुम मेरी बात सुनो, दरमियान में मत बोलना, क्योंकि मैं एक फ़ैसला करके आई हूँ। माहिर ने होंठ खोले, फिर वापस बंद कर दिए। सर को खम दिया। वो सुन रहा था, लेकिन सुनने से ज़्यादा वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि माहिर फरीद तुम्हारे लिए एक रेड फ्लैग है। वो भीगी आंखों से हंसी। वो तकलीफ़ में लगती थी, मगर मैं ये मान ही नहीं सकती थी कि माहिर फरीद ऐसा हो सकता है। लेकिन वो ठीक थी। तुम शायद किसी और औरत के लिए ग्रीन फ्लैग होगे, लेकिन मेरे लिए तुम सुर्ख झंडों का एक कॉर्निवल हो। वेल, थैंक यू। माहिर के तासुरात नहीं बदले। हमारा साथ बरसों का है, हम कज़न्स भी हैं और दोस्त भी। लेकिन पता है, मेरी एक थेरापिस्ट कहती थी कि ये दोस्ती सिर्फ मेरे दिमाग में है, वरना तुम हमेशा मेरे पास सिर्फ अपने काम के लिए आते थे। किसी को लोकेट करना है तो ज़ारा है ना, किसी से पब्लिक रिलेशन कायम करना है तो ज़ारा इसमें अच्छी है। ज़ारा मेरी कंपनी का फेस है। ज़ारा और ज़ारा का सोशल नेटवर्क। गर्दन अफसोस से दाएं बाएं हिलाई। मैं एक तरफा दोस्ती के अलविजन में इतने बरस से ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मुझे लगता था तुम ऐसे ही हो। तुम इंसानी जज्बात के अहल ही नहीं हो। जैसे बियरबोल कहता है, मशीन, रोबोट। वो फिर से हंसी। अब वो गर्दन मोड़ के पानी को देखने लगी। आंसू पलकों पे टिके थे, लेकिन अभी गिरे नहीं थे। बियरबोल कहता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर क्राइसिस आता है, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ। मैं क्राइसिस से डील नहीं कर सकती। वो भी दुरुस्त कहता है। तुम असाइलम में गए, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि मैं, पता नहीं, शायद मैं यही करती हूँ। क्राइसिस में मैं हमेशा तुमसे स्पेस ले लेती हूँ, और तुम अब भी यही करने जा रही हो। उसे मालूम था बात किस तरफ जा रही थी। ज़ारा ने उस बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी रूह में कहे जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आ भी जाती थी। अपना शहर छोड़ा, अपनी कंपनी छोड़ी, कैफ को ज्वाइन किया, मगर फिर तुम पाकिस्तान चले गए। जब तुम वापस आए तो तुम बदले हुए थे। मैं समझी ये सब कुछ हलाल के लिए है, और शायद ये तब हलाल के लिए ही था। लेकिन फिर तुम उसके लिए जेल भी गए, उसके शोहर से भी मुकाबला किया। मैं तब भी समझी ये सब हलाल के लिए है। फिर तुम कनाडा गए, और मैं समझी तुम पुलिस से भाग रहे हो, लेकिन तुम हमेशा उसके पीछे जाते थे। माहिर ने सीने पे बाजू लपेट लिए। चेहरा बिल्कुल स्पॉट हो चुका था। मुझे लगा ये मेरा वहम है। तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं जो किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकता है। मेरी दोस्तें कहती रही कि तुम मेरे लिए दस्तयाब मर्द नहीं हो, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि तुम मुसर्रफ हो। तुम ऐसे ही हो। तुम्हारे पास कैफ के सिवा किसी के लिए वक्त नहीं होता, और मुझे तुम ऐसे भी कबूल थे। तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने प्रपोजल कबूल किया। मुझे लगा शादियां ऐसे ही होती हैं। उसने चेहरा मोड़ के माहिर को देखा। आंसू सुर्ख आंखों से टूट टूट के गिरने लगे थे।
लेकिन फिर मैंने तुम्हें उसके साथ देखा। माहिर की गर्दन में गिल्टी सी उभर के डूब गई। जब वो कमरे में आती है तो तुम्हारी शख्सियत बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में चमक आती है। तुम उसको देखते हो तो तुम्हें आसपास कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। वो जो कहती है तुम ध्यान से सुनते हो। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। माला का इस सब में मैं तुम्हें कन्फ्रंट नहीं कर रही, कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा रही। मैं जानती हूँ तुम ऐसे आदमी नहीं जो किसी औरत के साथ चीट करे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मर्दों के दिल बहुत बड़े होते हैं। इनमें एक साथ एक से ज़्यादा औरतें समा सकती हैं। लेकिन मैं अब थक गई हूँ माहिर। आंसू आंखों से बह रहे थे और गोद में रखे हाथ सख्ती से भींचे रखे थे। मैंने जब तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे मालूम हुआ कि तुम कोई मशीन नहीं हो। तुम एक औरत के लिए इस हद तक दस्तयाब हो सकते हो कि तुम मुझे डिनर पे छोड़ के उसकी एक आवाज़ पे चले जाओ। वो हमेशा तुम्हें बुलाएगी और तुम हमेशा उसके पीछे जाओगे। फिर उसने हथेलियों की पुश्त से आंखें रगड़ी। और अब तो मैं ये जान गई हूँ तुम मुझसे शादी सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए कर रहे थे। प्लीज़ इनकार मत करना, मैं 10 साल की बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। माहिर ने थोड़ी झुका दी, बेख्तियार दांतों से लब काटे। हम गलत वजह के लिए शादी कर रहे हैं। मैं एक अलविजन के पीछे भाग रही हूँ जो कभी पूरा नहीं होगा, और तुम मेरे बाबा को खुश करने के लिए खुद पे एक ऐसा बोझ डाल रहे हो जिसको तुम उठा नहीं सकते। हम दोनों ना खुश रहेंगे। चंद लम्हे खामोशी से कट गए। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि उसने थूक निकला। अगले अल्फाज हलक से बाहर आने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन आज अगर उसे उंगली हलक में डाल के भी उनको बाहर खींच के निकालना पड़ता तो वो उसके लिए तैयार थी। कि ज़ारा ने बाएं हाथ की तीसरी उंगली से अंगूठी उतारी और मेज़ पे रखी। हीरे के लकड़ी से टकराने की आवाज़ पे वो चौंका, चेहरा उठाया। अंगूठी को देख के चेहरे पे जख्मी पन उभरा। ज़ारा, मैं ऐसे नहीं चल सकती, मैं ऐसे नहीं चल सकती। वो नफ़ी में सर हिला रही थी, आंसू बराबर गिरते हुए गर्दन पे लुढ़क रहे थे। मैंने ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से किया था ज़ारा, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा था। हम गलत वजह के लिए शादी कर रहे थे। फिर वो रुका, जैसे ज़हन ने कुछ सोचा। इस सब की वजह सिर्फ यही है, मेरा रवैया। आंखों की पुतलियाँ सकोड़ के उसका चेहरा दिखा। ज़ारा के चेहरे पे साया सा लहराया। क्या ये वजह कम है? ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ बुलंद हुई। यानी कुछ और तो नहीं है जो तुम? मैं ये फ़ैसला अपने लिए ले रही हूँ माहिर। मुझे अपने बाबा के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी महीने, चंद महीने गुजारने हैं। मैं इस वक्त ना तो शादी कर सकती हूँ ना कुछ और। तुमने ही कहा था ना। मैं ये फ़ैसला अपने लिए ले रही हूँ माहिर। मुझे अपने बाबा के साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद महीने गुजारने हैं। मैं इस वक्त ना तो शादी कर सकती हूँ ना कुछ और। तुमने ही कहा था ये। वो सोचती नज़रों से उसे देख रहा था। क्या तुम्हारी मेल ईगो को ठेस पहुंची है कि तुमने नहीं, एक लड़की ने तुमसे रिश्ता तोड़ा है? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ज़ारा ने सर झटका और मेज़ पे रखे बॉक्स से चंद टिश्यू निकाले। चूँकि चेहरे पर कुछ लगा नहीं था इसलिए बेदर्दी से आंखें रगड़ती गई। और मालिक? ज़ारा ने जवाब देने की बजाय बैग उठाया और उठ खड़ी हुई। कुछ देर बैठो ज़ारा, इस बात को मुझे जाना है। तुम्हारे वर्क डे से बहुत सा वक्त ले लिया मैंने। उसने सन ग्लासेस आंखों पे लगा लिए और मेज़ के पीछे से निकल के आगे बढ़ गई। अगर वो कुछ देर और बैठी रहती तो शायद वो उसके अंदर तक झांक लेता। कार में बैठने से पहले ज़ारा ने स्याह शीशों के पार दिखाई देते रेस्तुरान को देखा। अगर बाबा समझते थे कि वो माहिर से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो जाएगी तो वो भूल गए थे कि वो सिर्फ ज़ारा नहीं थी, वो अब्दुल मालिक फ़रीद की बेटी थी और उसकी ज़िद उन्हीं के जैसी थी।